What if the scandal that shook a nation was built on a number that didn't exist? As rage filled the streets and investors fled, a hidden truth lay buried underneath, one that could rewrite everything you thought you knew. 1999 से 2014 वाजपेयी और मनमोहन सिंह के इन 15 सालों को भारत के इतिहास का सबसे निर्णायक दौर क्यों माना जाता है? इंडिया शाइनिंग के नारों और पॉलिसी पैरालिसिस के आरोपों के बीच का असली सच क्या है? सच ये है कि ये भारत के लिए गहरे विरोधाभासों का समय था। एक तरफ देश की अर्थव्यवस्था कुलांचे भर रही थी, विदेशी निवेश आ रहा था और शहरों में नई चमक थी। लेकिन इस चकाचौंध के ठीक नीचे एक दूसरा भारत था जो खामोशी से टूट रहा था। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के जरिए देश के 4 महानगरों को विश्व स्तरीय हाईवे से जोड़ दिया। ऐसा लगा जैसे भारत ने विकास की तेज रफ्तार पकड़ ली है। फिर गांवों में बेचैनी क्यों थी? क्योंकि विकास का ये रास्ता बहुत संकरा था। हाईवे के 0 से 10 किलोमीटर के दायरे में तो रियल एस्टेट और उद्योगों का भारी बूम आया, लेकिन इससे 10 से 50 किलोमीटर दूर बसे गांव पूरी तरह अछूते रह गए। शहरी चमक और ग्रामीण सूखे के बीच एक गहरी खाई बन गई थी। 2004 के आम चुनावों से पहले वाजपेयी सरकार बेहद लोकप्रिय थी। टीवी और अखबार इंडिया शाइनिंग के विज्ञापनों से पटे पड़े थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि एक लोकप्रिय सरकार अचानक चुनाव हार गई? हार की वजह वो आंकड़े थे जो विज्ञापनों में नहीं दिखाए गए। 2002-2003 के भयंकर सूखे के कारण कृषि विकास दर -6.6% तक गिर गई थी। जिस साल इंडिया शाइनिंग का नारा गूंज रहा था, उसी साल सरकारी आंकड़ों के अनुसार 18,241 किसानों ने कर्ज और भुखमरी से हारकर आत्महत्या कर ली थी। 2G और कोयला घोटालों के आरोपों ने मनमोहन सरकार की छवि को पूरी तरह तबाह कर दिया। क्या ये पूरा दशक सिर्फ भ्रष्टाचार और नाकामी की कहानी है, या फिर इस शोर के पीछे कोई और हकीकत भी छिपी है? क्या आप जानते हैं कि जिस दशक 2005 से 2015 को भारतीय इतिहास का सबसे भ्रष्ट और पॉलिसी पैरालिसिस वाला दौर कहा जाता है, ठीक उसी दौरान भारत में रिकॉर्ड 27.1 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले। 1999 से 2014 के बीच का भारत गहरे विरोधाभासों का देश था, जहां इंडिया शाइनिंग के चमकदार विज्ञापनों के बीच 18,000 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की। ये केस स्टडी दिखाती है कि कैसे शहरी चमक और ग्रामीण हकीकत के बीच की खाई, अनुमानित घोटालों के शोर और सड़कों पर उतरे मध्य वर्ग के गुस्से ने भारत की सत्ता के समीकरणों को हमेशा के लिए बदल दिया। मनरेगा जैसी योजनाओं ने करोड़ों ग्रामीण महिलाओं को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा और ग्रामीण मजदूरी बढ़ाई। फिर भी 2014 आते आते पूरा देश, खासकर शहरी मध्य वर्ग, सड़कों पर क्यों उबल रहा था? क्योंकि 10 रुपए की RTI रसीद ने सत्ता के गलियारों में खौफ पैदा कर दिया था। 2G घोटाले में 1.76 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा, जो सिर्फ एक अनुमान था, जनता के दिमाग में छप गया। इस गुस्से ने इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन को जन्म दिया, जिसने एक नए राजनीतिक युग का मंच तैयार कर दिया। 1999 से 2014 अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर मनमोहन सिंह तक का वो दौर जिसे इंडिया शाइनिंग और आर्थिक उछाल के लिए जाना जाता है। लेकिन क्या इस चमक के पीछे कोई ऐसा अंधेरा था जिसे हम सबने अनदेखा कर दिया? ये भारतीय इतिहास का वो पन्ना है जहां हाईवे की रफ्तार तो थी, लेकिन पगडंडियों पर सन्नाटा पसरा था। ये कहानी है उस विरोधाभास की जिसने 2 प्रधानमंत्रियों के भाग्य का फैसला किया और भारत की राजनीति को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। साल 2004 टीवी स्क्रीन और अखबार इंडिया शाइनिंग के विज्ञापनों से पटे पड़े थे। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना से हाईवे के किनारे एक नया भारत आकार ले रहा था। फिर ऐसा क्या हुआ कि वाजपेयी जैसे अजेय और लोकप्रिय नेता को अचानक सत्ता गंवानी पड़ी? क्योंकि हाईवे से महज 10 किलोमीटर दूर बसा ग्रामीण भारत इस विकास से पूरी तरह कट चुका था। 2002-3 के भयंकर सूखे ने कृषि विकास दर को -6.6% तक गिरा दिया था। जिस साल इंडिया शाइनिंग का नारा गूंजा, उसी साल 18,241 किसानों ने आत्महत्या की। ये चमक और सूखे का वो अंतर था जिसने सत्ता पलट दी। चुनाव नतीजों के बाद सोनिया गांधी का प्रधानमंत्री बनना तय था, लेकिन 18 मई 2004 को उन्होंने अचानक ये पट ठुकरा दिया। कहा गया कि ये उनकी अंतरात्मा की आवाज थी, लेकिन क्या वाकई सच यही था या पर्दे के पीछे कुछ और चल रहा था? नटवर सिंह जैसे करीबियों के अनुसार सोनिया को उनकी अंतरात्मा ने नहीं, बल्कि राहुल गांधी के डर ने रोका था। राहुल को डर था कि उनकी दादी और पिता की तरह उनकी मां की भी हत्या हो सकती है,
उधर विपक्ष में सुषमा स्वराज ने धमकी दी थी कि अगर सोनिया पीएम बनी तो वो सिर मुंडवा लेंगी। डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री की कुर्सी पर तो बैठ गए, लेकिन क्या सत्ता की असली चाबी उनके पास थी? एक ऐसे प्रधानमंत्री जिन्हें आर्थिक सुधारों का जनक माना जाता था, उनके कार्यकाल में फैसले आखिर कहां से लिए जा रहे थे? फैसले हो रहे थे सोनिया गांधी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय सलाहकार परिषद यानी एनएसी से। इसे एक सुपर कैबिनेट कहा जाने लगा, जिसने पीएमओ के समानांतर काम किया। इसी परिषद ने मनरेगा और सूचना का अधिकार यानी आरटीआई जैसे कानून बनाए, जिन्होंने ग्रामीण भारत की तस्वीर तो बदली, लेकिन सरकार के भीतर दोहरे शक्ति केंद्र का भ्रम पैदा कर दिया। यूपीए 2 का दौर आते आते सरकार घोटालों में घिर गई। 10 रुपए की आरटीआई रसीद ने सिस्टम में ऐसा खौफ पैदा किया कि कई कार्यकर्ताओं की जान चली गई। 1.76 लाख करोड़ के 2G घोटाले ने देश को हिला दिया। लेकिन क्या ये आंकड़ा सच था? सच तो ये है कि 1.76 लाख करोड़ रुपए किसी स्विस बैंक में नहीं गए थे। ये कैग यानी सीएजी का सिर्फ एक अनुमान था कि अगर स्पेक्ट्रम की नीलामी अलग तरीके से होती तो सरकार इतना कमा सकती थी। लेकिन इस अनुमानित नुकसान के शोर ने पूरे देश में भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन खड़ा कर दिया और सरकार को पॉलिसी पैरालिसिस में धकेल दिया। टीवी चैनलों पर रोज नए घोटालों का पर्दाफाश हो रहा था। मध्य वर्ग गुस्से में सड़कों पर था। विदेशी निवेशक भारत को पॉलिसी पैरालिसिस का शिकार मान चुके थे। तो क्या 2005 से 2015 का ये दशक भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक पूरी तरह से बर्बाद हो चुका लॉस्ट टिकट था? क्या आप जानते हैं कि जिस दशक 2005 से 2015 को भारतीय इतिहास का सबसे भ्रष्ट और पॉलिसी पैरालिसिस वाला दौर कहा जाता है, ठीक उसी दौरान भारत में रिकॉर्ड 27.1 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले। 1999 से 2014 के बीच का भारत गहरे विरोधाभासों का देश था, जहां इंडिया शाइनिंग के चमकदार विज्ञापनों के बीच 18,000 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की। ये केस स्टडी दिखाती है कि कैसे शहरी चनक और ग्रामीण हकीकत की खाई, अनुमानित घोटालों के शोर और सड़कों पर उतरे मध्य वर्ग के गुस्से ने भारत की सत्ता के समीकरणों को हमेशा के लिए बदल दिया। वाजपेयी के शाइनिंग इंडिया से लेकर मनमोहन सिंह के अधिकार आधारित योग तक इन 15 सालों ने हमें क्या सिखाया? क्या ये सिर्फ सत्ता के आने जाने का खेल था या भारतीय लोकतंत्र किसी गहरे बदलाव से गुजर रहा था? इन 15 सालों ने साबित कर दिया कि आप सिर्फ हाईवे बनाकर या जीडीपी के आंकड़े दिखाकर चुनाव नहीं जीत सकते। मनरेगा ने करोड़ों ग्रामीण महिलाओं को पहली बार बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा, लेकिन जब मध्य वर्ग को लगा कि विकास थम गया है और भ्रष्टाचार चरम पर है, तो उसने 2014 में एक नए युग का दरवाजा खोल दिया। क्या आप जानते हैं कि जिस दशक 2005 से 2015 को भारतीय इतिहास का सबसे भ्रष्ट और पॉलिसी पैरालिसिस वाला दौर कहा जाता है, ठीक उसी दौरान भारत में रिकॉर्ड 27.1 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले। 1999 से 2014 के बीच का भारत गहरे विरोधाभासों का देश था, जहां इंडिया शाइनिंग के चमकदार विज्ञापनों के बीच 18,000 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की। ये केस स्टडी दिखाती है कि कैसे शहरी चमक और ग्रामीण हकीकत के बीच की खाई, अनुमानित घोटालों के शोर और सड़कों पर उतरे मध्य वर्ग के गुस्से ने भारत की सत्ता के समीकरणों को हमेशा के लिए बदल दिया।